फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के विषय में। प्रोनाउन की 3 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। उन क्लासेस में मैंने आपको प्रोनाउन के टाइप के बारे में, प्रोनाउन क्या होता है और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन और उसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इतना मैंने आपको क्लियर करा दिया था। उसी सीरीज में हम आगे आज बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका क्या होता है। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम। ये आपके 6 वर्ड हैं जो हमको पढ़ना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कि दिस क्या होता है, दैट क्या होता है, दीज, दोज, सच, सेम क्या होता है और इनके यूजेस किस प्रकार से होते हैं और आपके एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में किस प्रकार से इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले दिस और दैट के लिए। तो दिस और दैट की बात की जाए तो आपको पता है इनके साथ जो आपका नाउन आता है हमेशा कैसा आता है, आपका सिंगुलर नाउन आता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, कैसे पूछे जाएंगे, लिखा हुआ है दिस इज अ वेरी गुड आइडियाज। अब आपको पता है दिस के बाद नाउन कैसा आता है, आपका सिंगुलर आता है, तो यहाँ आपका आइडियाज आने का कोई सेंस ही नहीं। यहाँ पर आपका आइडिया आएगा, यहाँ पर आपका आइडियाज नहीं आ सकता है, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या आएगा, आपका आइडिया आएगा, क्योंकि दिस के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, आपका सिंगुलर होता है। दिस के बाद नाउन कैसा नहीं आएगा, आपका प्लूरल कभी नहीं आएगा। सेकंड आपका एग्जांपल लिखा हुआ है ट्राई टू रिपीट दिस एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो कह रहा है कि इस एक्सरसाइज को रिपीट करने, आप सुबह और शाम दोनों टाइम रिपीट करने का प्रयास करें। तो अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ भी देखिए दिस लिखा हुआ है और दिस के बाद आपका नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। जबकि यहाँ देखिए एक्सरसाइजेज लिखा हुआ है, यहाँ कैसा होगा, आपका प्लूरल हो गया। तो वी ओमिट एस, ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, एस को हटा देंगे। यहाँ पर एक्सरसाइजेज का यूज गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दीज और दोज की। तो दीज और दोज के साथ जो नाउन आपका आता है वो कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज कंप्यूटर। अब यहाँ देखिए आपको दीज लिखा हुआ है, इसका मतलब दीज के बाद नाउन कैसा होगा, आपका प्लूरल होगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर नहीं होगा, क्या होना चाहिए, कंप्यूटर्स होना चाहिए, क्योंकि दीज जो लेता है वो कैसा नाउन लेता है, आपका प्लूरल नाउन लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड वाले की। तो लिखा हुआ है आई नीड टू पेंट, यहाँ आपका नीड है, लिखा हुआ है आई नीड टू पेंट दोज विंडो। अब यहाँ देखिए आई नीड टू पेंट दोज विंडो की बात करें तो दोज के बाद नाउन कैसा आना चाहिए, आपका प्लूरल आना चाहिए। जबकि यहाँ देखिए कैसा लिखा हुआ, आपका सिंगुलर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस नाउन को प्लूरल बना देंगे, ठीक है। तो ये थी आपके दिस, दैट, दीज और दोज की बात। बहुत सिंपल सी बात है, याद रखेंगे दिमाग में कि दिस और दैट के बाद सिंगुलर नाउन आता है और दीज और दोज के बाद प्लूरल नाउन आता है। बस इतनी सी बात आपको सीखनी है, बहुत सिंपल सी बात है। अब जो मेन बात होती है वो होती है सच और सेम की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सच की बात करेंगे। तो सच के साथ देखिए आपकी 2 कंडीशन बनती हैं। सच के साथ आप एज का प्रयोग भी करते हैं और सच के साथ आप दैट का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि सच के साथ हम एज का यूज कब करेंगे और सच के साथ हम दैट का यूज कब करेंगे। अगर एज की बात किया तो आप सीधे से हिंदी का मीनिंग निकाल लीजिएगा। सच का मतलब हिंदी का क्या होता है, आपका ऐसा होता है। तो सेंटेंस जो भी लिखा हो, अगर उसमें ऐसा जो की बात निकले, ऐसा जो की बात निकले तो आप क्या लगाएंगे, सच के साथ एज। और वहीं अगर सेंटेंस में हिंदी का मतलब ऐसा की का निकल रहा है तो आप क्या लगा देंगे, सच दैट। देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है ही इज सच अ मैन, वह ऐसा व्यक्ति है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रेशियस, ग्रेशियस मतलब होता है आपका कृपालु, दयालु, काइंड, जनरस, वह ऐसा व्यक्ति है। अब यहाँ हम अगर फिल करके देखें तो हिंदी निकाले जो दयालु है या की दयालु है, वह ऐसा व्यक्ति है जो दयालु है कि दयालु है। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो का साउंड बेहतर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, आपका सबके साथ सच के साथ एज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो की बात कर रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, आपका एज आ जाएगा। अब दूसरे वाले में देखते हैं, लिखा हुआ है ही स्पीक्स टू मी इन सच अ वे, वो मुझसे ऐसे बोलता है। आई ऑलवेज फील ही इज इंसल्टिंग मी, वो मुझसे ऐसे बात करता है कि, वो मुझसे ऐसे बात करता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो मेरी क्या कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। तो यहाँ आप सेंटेंस का अगर मीनिंग निकाले तो यहाँ जो का सेंस नहीं निकल रहा है, क्या सेंस निकल रहा है, की का निकल रहा है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे,
दैट लगाएंगे, ना कि क्या लगाएंगे आप, एज लगाएंगे। तो आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी कि सच के साथ एज कब लगाएंगे, जब ऐसा जो की बात हो, सच के साथ दैट कब लगाएंगे, जब ऐसा की बात हो। दोनों के मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं आपको, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसी प्रकार से अगर सेम की बात करते हैं तो सबसे पहले सेम वर्ड पे चर्चा कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा सेम लिखा होता है और यहाँ में लिखा है द सेम, ऐसा क्यों? देखिए, अगर बात की जाए फॉर्मल यूज की तो हमेशा फॉर्मल यूज़ में द सेम का यूज किया जाता है, लेकिन जब अनफॉर्मल यूज़ की बात की जाती है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सेम थिंग, सेम बुक, ठीक है। तो वो ग्रामेटिकल रूप से गलत नहीं होता, लेकिन वो फॉर्मल यूज नहीं होता है। फॉर्मल यूज में हमेशा सेम के साथ द का ही यूज करते हैं आप, ठीक है। द सेम एक साथ ही होता है फॉर्मल यूज में। ग्रामेटिकल जहाँ भी यूज होगा तो हमेशा द सेम ही मिलेगा, केवल सेम आपको नहीं मिलेगा। ऐसे नॉर्मली आप स्पीकिंग में बोल देते हैं सेम, केवल वो बात ठीक है स्पीकिंग के लिए, लेकिन आप ग्रामेटिकली जब यूज करेंगे, जब फॉर्मल यूज होगा तो हमेशा सेम के साथ आपको द का यूज मिलेगा। अब बात करते हैं द सेम के साथ भी यहाँ कंडीशन है एज भी आ सकता है और द सेम के साथ आपका दैट भी आ सकता है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि एज कब आएगा और दैट कब आएगा। अब हमने जब सच सीखा तो उसमें तो हिंदी निकाल ली, इसमें आज आपको हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको देखना है जहाँ भी आपको एज पुट करने को कहा जाए या फिल करने को कहा जाए या जहाँ भी एज लिखा हो, उसके बाद आपको देखना है अगर कोई वर्ब नहीं लिखी है, ठीक है। अगर कोई वर्ब नहीं होती तो क्या लगाएंगे आप, एज लगाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ आई हैव गॉट द सेम प्रॉब्लम, कि मेरे पास भी वही समस्या है जो तुम्हारे पास है। तो यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ कहा गया या तो आप दैट भरिए या तो आप क्या भरिए, एज, क्योंकि द सेम के साथ एज भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है। तो हमें सीधे क्या देखना है कि ब्लैंक के बाद वर्ब देखनी है आपको। अगर यहाँ पर आपको वर्ब मिलती है तो आप क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, और अगर आपको वर्ब नहीं मिलती है तो आप क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे। अब ब्लैंक के बाद देखें आपको वर्ब दिख रही है, क्या दिख रही है, नहीं दिख रही है। और जब वर्ब आपको नहीं दिख रही तो आप क्या लगाएंगे, एज लगा देंगे। वहीं अगर सेकंड की बात करें, द सेम के साथ दैट कब आता है, जब इसके बाद आपको क्या मिल जाए, कोई वर्ब मिल जाए। सेंटेंस देख लेते हैं, इट इज़ द सेम फिल्म दे शोड लास्ट ईयर। कह रहा है ये बिल्कुल वही फिल्म है जो उन्होंने पिछले साल दिखाई थी और इस साल भी वही फिल्म उन्होंने दिखा दी। तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ द सेम लिखा हुआ है, फिर से वही कंडीशन आती है, या तो एज लगा सकते हैं आप या तो दैट लगा सकते हैं। अब यहाँ चुनाव करना पड़ेगा आपको देखना है यहाँ कहीं आपको वर्ब मिल रही है, ऑफ कोर्स मिल रही है। देखिए शोड क्या लिखी हुई है, वर्ब है। अब जब यहाँ पर वर्ब आ गई तो इसका मतलब आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हमने दिस पढ़ा, दैट, दीज, दोज, सच और सेम, 6 बातें पढ़नी हैं। दिस और दैट के साथ आपका नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। दीज और दोज के साथ नाउन कैसा आएगा, आपका प्लूरल आएगा। सच की बात करें तो सच के साथ आपका एज भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। ऐसा जो की बात हो तो सच के साथ एज आएगा, ऐसा की बात हो सच के साथ दैट आएगा आपका। और इसके बाद आपका आता है सम, सेम। सेम की अगर बात करें तो द सेम के साथ एज कब आता है, जब आपका कोई वर्ब ना हो, और द सेम के साथ दैट कब आता है, जब उसके साथ कोई आपकी वर्ब जुड़ी हुई हो। तो ये आपका था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। तो आइए देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपका एक ही स्टेप है जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं अक्सर। हम बात करेंगे डिफरेंस की, ईच अदर और वन अनदर की। इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें आपको। तो अगर ईच अदर और वन अनदर के डिफरेंस की बात की जाए तो सबसे पहले इनके हिंदी का मतलब जान लेते हैं। तो इनके हिंदी का मतलब होता है वो एक ही होता है, जब एक दूसरे के बीच की बात हो तो वहाँ पर आप वन अनदर या ईच अदर का यूज करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। अगर ईच अदर की बात की जाए तो ईच अदर का यूज हमेशा 2 पर्सन्स के लिए किया जाता है, हमेशा 2 व्यक्तियों के लिए किया जाता है। वहीं अगर बात करें आप वन अनदर की तो वन अनदर का यूज किया जाता है मोर देन 2 पर्सन्स। जब 2 व्यक्तियों में आपस में कोई बात हो रही हो, कोई संधि हो, कोई समझौता हो, कुछ भी हो रहा हो, तो हमेशा आप क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। लेकिन वहीं अगर 2 से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए, 2 से अधिक पर्सन को डिनोट किया जाए, तो हमेशा आप क्या लगाएंगे, आप वन अनदर का यूज करेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मारिया एंड जोआन गिव वन अनदर गोल्ड रिंग ऑन देयर वेडिंग डे। कह रहा है मारिया और जोआन ने अपने वेडिंग डे में एक दूसरे को क्या दी, वेडिंग रिंग दी, ठीक है। अब रिंग दी है तो यहाँ देखिए मारिया एक पर्सन, जुआन दूसरा पर्सन। यहाँ कितने व्यक्तियों की बात की, एक दूसरे को रिंग देने की बात है, मतलब यहाँ 2 व्यक्ति हैं। जब 2 व्यक्ति हैं तो यहाँ आप वन अनदर का यूज नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे आप,
ईच अदर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर दो पर्सन की बात की जा रही है और हम सब जानते हैं कि दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेट आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस। अब देखिए, अब इसके बाद अब यहाँ भी देखिए, अब यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट की बात क्या आना चाहिए आपका? स्टूडेंट्स की बात कर रहा है तो यहाँ आपका क्या आएगा? कॉन्ग्रेचुलेट। इसके बाद आपका आएगा वन अनदर। ठीक है, वहां आपका क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को क्या किया? आपका कॉन्ग्रेचुलेट किया आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस। तो स्टूडेंट कॉन्ग्रेचुलेट वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस, और यहाँ पर आपका कॉन्ग्रेचुलेटेड पास्ट में जाएगा, सीधी बात है। तो यहाँ आपका वन अनदर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, यहाँ कोई दो नंबर इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो वहाँ पर आप क्या लगा देंगे? वन अनदर का यूज करेंगे कि स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस स्पीच देने के बाद एक दूसरे को क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया। अगला देखते हैं थर्ड नंबर, द 12 एंग्री मैन वर ऑल पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर। कह रहा है कि 12 क्रोधित व्यक्ति एक दूसरे पर उंगली कर रहे थे, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे, दोषारोपण कर रहे थे। अब यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है 12 एंग्री मैन। अब यहाँ कितने 12 लोगों की बात कर रहा है, तो आपको पता है आप यहाँ ईच अदर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आप यहाँ पर वन अनदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बहुत ही सिंपल था। आपको केवल वन अनदर एंड ईच अदर का डिफरेंस जानना था, वो हमने अच्छी तरीके से जान लिया। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो देख लीजिए कौन कौन से वर्ड हमें पढ़ने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। सबसे पहला वर्ड आपका लिखा हुआ ईच, उसके बाद है आपका आइदर, नाइदर, नन, एनी, एवरी, वन एंड वंस। इन शब्दों के बारे में, इन वर्ड्स के बारे में हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। इनसे एरर कैसी पूछी जाती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है ईच लिखा हुआ है, ईच के बारे में जान लेते हैं। तो सबको पता होगा ईच का हिंदी का अर्थ प्रत्येक होता है। अगर ईच के बाद बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, देखिए ईच के बाद नाउन आपका सिंगुलर आता है और वर्ब भी आपकी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। लेकिन अगर ईच के साथ ऑफ लगा होता है, अगर कहीं आपको ईच ऑफ लिखा होता है तो ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है? आपका प्लूरल आता है, और वर्ब कैसी आती है? आपकी सिंगुलर आती है। तो याद रखिएगा ईच के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, लेकिन ईच के साथ अगर ऑफ लग जाए तो फिर नाउन आपका कैसा हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, और वर्ब आपकी सिंगुलर ही रहती है। एग्जांपल्स देते हैं, जैसे लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है ईच न्यू डेज इज डिफरेंट। कह रहा है प्रत्येक नया दिन क्या होता है? अलग होता है। तो यहाँ देखिए ईच के बाद मैंने क्या बताया था? ईच के बाद नाउन कैसा आएगा? आपका सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जबकि यहाँ देखिए वर्ब तो सिंगुलर है, लेकिन ये यहाँ देखिए नाउन क्या हो गया? आपका प्लूरल हो गया। तो हम क्या करेंगे? डेज से एस को हटा देंगे, वहाँ पर हो जाएगा ईच न्यू डे इज डिफरेंट, कि प्रत्येक नया दिन अलग होता है। कल आपने जो किया था वो अलग है, आज का दिन नया है और कल वाला दिन अलग होगा। अगला जो आपका लिखा हुआ है ईच ऑफ द आंसर इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको ईच ऑफ मिल गया, तो सबको पता है ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो यहाँ देखिए आंसर नाउन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे आप? एस लगा देंगे आंसर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ईच ऑफ द आंसर्स, आंसर्स हो जाएगा, और वर्ब आपकी सिंगुलर ही रहेगी। क्लियर होगी बात? इसके बाद कुछ और बातें जान लेते हैं ईच के विषय में, कि ईच का जो यूज होता है वो आप दो व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं। लिखा हुआ ईच इज यूज्ड विद 2 और मोर देन 2 पर्सन। ईच का यूज दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक के लिए भी करते हैं। अब इससे कैसे आपके एग्जाम में एरर पूछी जाती है? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ ईच ऑफ द 2 गर्ल्स। अब यहाँ देखिए ईच ऑफ के बाद यहाँ पर देखिए कोई नाउन इंडिकेट नहीं कर रहा था, नंबर नहीं इंडिकेट कर रहा था। यहाँ बेसिक बात हो गई थी, जब नंबर इंडिकेट नहीं करेगा तो सीधे नाउन पूछेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन कई बार नंबर इंडिकेट, जहाँ जैसे लिखा हुआ है 2 गर्ल्स, मतलब 2 लड़कियाँ हैं, या लिख देगा 4 लड़कियाँ हैं। जब नंबर इंडिकेट करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ईच का यूज कितने लोगों के लिए किया जा सकता है। अगर यहाँ 1 लिखा होता तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ईच का यूज 2 के लिए करते हैं या 2 से अधिक के लिए करते हैं, 1 पर्सन के लिए कभी भी नहीं करते हैं। तो हो जाएगा ईच ऑफ
बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ 2 गर्ल्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन देख लेते हैं कैसा है आपका, प्लूरल है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब देख लेते हैं कैसी है, सिंगुलर है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई एरर वाली बात नहीं है। ईच आपका डिटेल में क्लियर हो गया। एक एक बात आपको अच्छी तरीके से समझनी है, ताकि एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका प्रॉपरली अच्छी तरीके से आंसर दे पाएँ। डिटेल में समझिए चीज को। तो ईच क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आइदर और नाइदर की। अब देखिए आइदर की बात करें तो आइदर एक पॉजिटिव सेंस में होता है, या तो के सेंस में। वहीं अगर नाइदर की बात करें तो नाइदर नेगेटिव सेंस रखता है, ना तो का सेंस। अब पर्सन की अगर बात की जाए, जैसे मैंने ईच बताया आपको कि 2 के लिए भी करते हैं, 2 से अधिक के लिए भी करते हैं। वहीं अगर आइदर और नाइदर की बात की जाए तो ये फॉर 2 पर्सन्स, मतलब ये केवल 2 व्यक्तियों के लिए आ सकता है, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए कभी भी आप आइदर और नाइदर का यूज नहीं कर सकते हैं। आइदर एंड नाइदर हमेशा कितने लोगों के लिए आता है, 2 व्यक्तियों के लिए आता है, 2 पर्सन के लिए आता है। कभी भी 2 से अधिक के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता है। आइदर पॉजिटिव सेंस में होता है और नाइदर आपका नेगेटिव सेंस में होता है। सेंटेंस देख लेते हैं, लिखा हुआ है आइदर ऑफ 3 गर्ल्स इज मिसिंग। अब यहाँ अगर ध्यान दें आप, लिखा हुआ है आइदर ऑफ 3 गर्ल्स इज मिसिंग, तो यहाँ देखिए महिलाएं कितनी हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ हैं 3, जबकि यहाँ क्या लगा है आपका आइदर, तो बात गलत हो जाएगी ना। हम कभी भी आइदर का यूज 3 गर्ल्स के लिए नहीं करते हैं। क्या करते हैं, 3 गर्ल्स के लिए। यहाँ पर सेंटेंस आपका ये गलत हो जाएगा। अगर आपको सुधारना है तो यहाँ 3 गर्ल्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, एनी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एनी लगा सकते हैं। एनी के विषय में आगे बताएंगे। एनी का यूज मोर देन 2 के लिए करते हैं और आइदर का यूज 2 के लिए करते हैं। अब यहाँ 3 गर्ल्स की बात है तो यहाँ पर आइदर सुटेबल नहीं है। क्या लगा सकते हैं आप, एनी सुटेबल लगा सकते हैं। इसके बाद लिखा है नाइदर ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज फेल। अब यहाँ भी सिंपल सी बात है, यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ भी आप क्या नहीं लगा सकते, नाइदर नहीं लगा सकते, क्योंकि नाइदर तो सिर्फ 2 लोगों के लिए आता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी आप नाइदर का, ये भी सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप नन लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इतना जान लीजिए, क्या लिख सकते हैं आप, नन लिख सकते हैं। अभी हम आपको आगे एनी और नन के विषय में बताएंगे कि क्या होता है और किस प्रकार से यूज किया जाता है। यहाँ क्योंकि नन, अभी इतना समझ लीजिए कि नन का यूज मोर देन 2 के लिए करते हैं और नन भी निगेटिव होता है, नाइदर भी निगेटिव होता है, इसलिए हम नाइदर की जगह पर नन ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों निगेटिव भाव रखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी है, आइदर और एनी का दोनों पॉजिटिव भाव रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर एनी यूज किया गया है और कुछ नहीं लिखा गया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और फर्क ये होता है कि एनी होता है 2 से अधिक लोगों के लिए, आइदर होता है 2 लोगों के लिए, उसी प्रकार से नाइदर होता है 2 लोगों के लिए और नन होता है 2 से अधिक लोगों के लिए। दोनों सेंटेंस में 2 से अधिक लोगों की बात की जा रही है, इसलिए पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव वाला हमने लगा दिया और निगेटिव वाले के लिए निगेटिव वाला लगा दिया। अब देखते हैं डिटेल में एनी, नन और एवरी क्या होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, ईच पढ़ लिया, आइदर और नाइदर पढ़ लिया। अब बात करेंगे नन, एनी और एवरी की। सबसे पहले बेसिक सेंस देख लेते हैं, बेसिक यूज देखते हैं कहाँ होता है। एनी की बात करें तो एनी का हिंदी का सेंस क्या होता है, कोई होता है। एवरी की बात करें तो एवरी का मतलब होता है सभी। ऑल की जब बात करें तो आप एवरी लगाते हैं। नन होता है कोई भी नहीं, निगेटिव। अब देख लेते हैं सेंटेंस, लिखा हुआ यू कैन कम ओवर फॉर डिनर एनी इवनिंग। तो यहाँ सेंस कह रहा है कि आप किसी भी रात, किसी एक रात, जब एनी मतलब कोई एक के सेंस में आता है एनी हमेशा, तो यू कैन कम ओवर फॉर डिनर एनी इवनिंग, कि आप किसी भी रात मेरे घर खाना खाने के लिए आ सकते हैं, डिनर के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है इट डजेंट मैटर विच वन और यू कैन कम एवरी इवनिंग। ठीक है, कि ये मैटर नहीं करता, ये मायने ये रखता है कि किस रात की बात कर रहे हो, तुम हर रात आ सकते हो खाने के लिए, तुम हर शाम आ सकते हो हमारे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ये मैटर नहीं करता कि कौन सी रात या कौन सी शाम की बात कर रहे हो, तुम हर शाम आ सकते हो। तो यहाँ एवरी लग गया है, इसका मतलब हर शाम की बात कर रहा है कि जितनी भी शामें हैं, चाहे जिस शाम आ जाओ, मैटर नहीं करता। ठीक है, इसके बाद लिखा है आपका माई मदर हैड 2 ब्रदर्स, कह रहा मेरी माँ के 2 भाई हैं। माई फादर हैड नो, लेकिन मेरे पिता का कोई भाई नहीं है। माई फादर हैड नन। ठीक है, तो यहाँ कोई भी भाई नहीं है, इसलिए क्या आ गया आपका, नन आ गया। तो ये तो थे आपके एनी, एवरी और नन के बेसिक यूजेस। अब हम बात करते हैं इनसे एरर कैसे पूछी जाती हैं, कॉमन एरर के क्वेश्चन से कैसे बनते हैं। अब देखिए एनी, एवरी और नन मैंने आपको बताया ये हमेशा मोर देन 2 पर्सन के लिए आते हैं।
हमेशा 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए आते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बताया नाइदर और आइदर आते हैं 2 व्यक्तियों के लिए, ईच आता है 2 के लिए और 2 से अधिक के लिए। उसी प्रकार से एनी, एवरी और नन हमेशा 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए आ सकते हैं, कभी भी 2 के लिए या उससे कम के लिए कभी भी नहीं आ सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है एनी ऑफ 2 बॉयज इज नर्ड। नर्ड का मतलब होता है स्टूपिड बंदा जो होता है, जो इंसान मूर्ख होता है, उसको हम नर्ड बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको पता है एनी का यूज करते हैं 2 से अधिक के लिए। अब यहाँ कितने हैं लड़के? यहाँ 2 लड़के हैं। तो हमें दिमाग में बात रखनी पड़ेगी, मैंने क्या पढ़ा है अभी। जब 2 लड़कों की बात करें, 2 लड़कों के लिए हम पॉजिटिव सेंस में क्या लगा सकते हैं? आइदर। देखिए यहाँ मैंने बताया कि 2 लड़कों की जब बात की जाए या 2 व्यक्तियों की बात की जाए तो पॉजिटिव सेंस के लिए क्या आता है? आइदर आता है। तो हम यहाँ एनी का यूज गलत हो जाएगा, क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? आपका आइदर लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ क्या लगा सकते हैं? हम आइदर लगा सकते हैं इन प्लेस ऑफ एनी। क्यों? क्योंकि यहाँ कितने लोगों की बात कर रहा है? 2 लड़कों की बात कर रहा है। इसके बाद बात करेगा सेकंड सेंटेंस की, तो लिखा हुआ है नन ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैज़ बीन पनिश्ड, कि 2 में से किसी भी लड़के को दंडित नहीं किया गया। अब यहाँ देखते हैं आप लोग कि यहाँ लिखा हुआ है 2 स्टूडेंट्स। कितने लड़के हैं? 2 स्टूडेंट्स हैं। जब 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आप सीधी सी बात समझ जाएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है आपका? नन लिखा हुआ है। जब 2 लड़कों की बात है तो क्या आना चाहिए? नाइदर आना चाहिए। मैंने बताया आपको कि नाइदर आता है निगेटिव सेंस में 2 लोगों के लिए, नन आता है निगेटिव सेंस में 2 से अधिक लोगों के लिए। तो यहाँ देखिए, जब 2 की बात कर रहा है तो नन का यूज यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? हम इसकी जगह पर नाइदर लिख सकते हैं। तो नाइदर ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैज़ बीन पनिश्ड। अगला देखते हैं हम लोग। इसके बाद बात करते हैं, तो आपका एनी, एवरी और नन भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे 1 और 1 की। तो 1 और 1 की बात करें तो 1 का मतलब ही होता है 1। तो ऑफ कोर्स 1 कितने लोगों के लिए आएगा? 1 एक व्यक्ति के लिए आएगा, 1 पर्सन के लिए आएगा। और जब 1 का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए किया जाता है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग 1 की, तो 1 का जो यूज होता है आपका, वो 1 से अधिक लोगों के लिए किया जाता है, मोर देन 1 पर्सन। अब जब 1 से अधिक लोगों की बात हो जाएगी तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी आपकी? यहाँ पर वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। सेंटेंस देख लेते हैं। पहले लिखा है 1 आर गोइंग देयर, ठीक है, लिखा हुआ है 1 आर गोइंग देयर। तो सिंपल सी बात है, 1 होता है किसी 1 पर्सन के लिए, तो यहाँ पर वर्ब आपकी प्लूरल नहीं आ सकती। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी। तो हो जाएगा 1 इज गोइंग देयर, ना कि 1 आर गोइंग देयर। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 1 हैज डूइंग दिस अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब क्या होता है? आपका साहसिक कार्य होता है, सॉरी कठिन कार्य होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ बिल्कुल बात सही है, लिखा हुआ है 1 के साथ वर्ब कैसी आ गई आपकी? सिंगुलर आ गई। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी इसके बाद आपके कुछ और टाइप्स बचे हुए हैं, जैसे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन बचा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन बचा हुआ है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बचा हुआ है, ठीक है। तो वो अगले पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे। इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।